किसान आंदोलन से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहीं। पंजाब और राजस्थान से किसानों की टोली बॉर्डर पर पहुंच रही है। पिछले 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं, तो किसानों की महापंचायत से माहौल बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजस्थान के दौसा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर लोग पहुंच रहे हैं। जब तक ये तीनों कड़े कानून खत्म ना हो, इस वजह से आज जितने यहाँ पे हमारे किसान भाई आए हुए हैं सब उपवास रखेंगे। किसानों की मांग है, इसे लेकर ही उपवास है आज का। हिंसा हुई है, वो बीजेपी के लोग थे, उन लोगों की ये साजिश थी। उस साजिश के तहत बिल्कुल यहाँ पर अनशन किया गया है और ये कहा गया है कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक किसान वापस नहीं होंगे। यानी कुल मिलाकर जो भावनात्मक अपील थी राकेश टिकैत की, वो काम करती हुई नजर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर पर। पंजाब से भी किसान दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। ट्रैक्टर से बॉर्डर पर राशन भेजा जा रहा है। खुद लोग भी दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। पंजाब से एक बार फिर ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी हम अंबाला पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पे हैं और ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि गाजीपुर, टिकरीपुर और सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर जो किसान हैं वो इकट्ठा शुरू हो गए हैं, तो उसी को लेकर पंजाब से भी जो है वो ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली की तरफ निकल रहा है। और ट्रैक्टर में बात करें तो जिस तरह से पहले देखा जा रहा था कि जो लोग हैं 5-5, 6-6 महीने का राशन लेकर जो दिल्ली बढ़ रहे थे, तो अब वैसा ही राशन जो है एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के लिए महापंचायत भी हो रही है। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के बाद मथुरा में किसानों की महापंचायत हुई। मथुरा के नौझील क्षेत्र में महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में हजारों किसान शामिल हुए। इस महापंचायत में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। रविवार को बागपत में भी किसान महापंचायत का आयोजन होना है। मैं पहली बार नहीं गया गाजीपुर, कल पहले भी जा चुका हूँ। वहाँ सेवा करके लौट गया था घर। मैं सिंघू भी गया था, शाहजहाँपुर गया, बड़ौद, 3 जगह धरना चल रहा है। 3 बार वहाँ गया। मेरे भाव थे कि हम लोग सेवा करें, लेकिन जब उन्होंने किसानों पे संकट के बादल भेज दिए, अपनी फौज भेजी, अपने नेताओं को भेजा उठाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना था ना। नहीं, कहा गया इतने ट्रैक्टर हैं, जरूरत पड़ेगी, कभी जरूरत पड़ेगी दिल्ली में प्रदर्शन में, तो वे भी किसान तैयार हैं। आज से आंदोलन होगा, बसों से उससे नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी बसों से आंदोलन करती है, गाड़ियों से आंदोलन करती है। किसान का आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, ये उसको जागरूक करेंगे। और ये है कि जब हम यात्रा निकालेंगे और ट्रैक्टर से निकालेंगे, और उम्मीद है कि उस यात्रा में जब वो यात्रा एक जगह से दूसरी जगह निकलेगी तो उसमें 40 लाख के आसपास ट्रैक्टर, पूरा रिकॉर्ड एक बनेगा। ऐसे में दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर तनाव वाले हालात हैं। किसान अड़े हैं। 26 जनवरी के बाद प्रशासन की तरफ से भी अतिरिक्त मुस्तैदी दिखाई जा रही है। बॉर्डर पर हालात खराब न हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश है। 29 जनवरी की रात से बंद है इंटरनेट सेवा। जो हालात हैं उससे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पर कुछ बदलने वाला है। किसानों की बस एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून वापस लो। किसानों से एक फोन दूर हैं कृषि मंत्री। सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत की संभावना बरकरार रखी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि किसानों का मुद्दा बातचीत से दूर होगा। सरकार किसानों के लिए हर वक्त मौजूद है। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। बजट सत्र सुचारू तरीके से चले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया को सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। 22-23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। सरकार लगातार बातचीत का प्रस्ताव दे रही है।
वहीं पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय चौटाला ने अंबाला शहर से गाजीपुर बॉर्डर तक किसान समर्थन यात्रा का शुभारंभ किया। उनके साथ गाजीपुर बॉर्डर के लिए काफिला भी रवाना हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर भी हलचल तेज हो चुकी है। लगातार आंदोलन तेज करने की बात की जा रही है, लिहाजा किसी भी हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी चाक चौबंद तैयारी की है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर के पास मौजूद है और यहाँ पर राइट कंट्रोल जो ड्रिल है वो इस वक्त चल रही है। जो आईटीबीपी के जवान हैं उनको समझाया जा रहा है उनके सीनियर अधिकारियों की तरफ से कि किस तरीके से अगर दंगे जैसे हालात बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको भीड़ को नियंत्रण में करना है, किस तरीके से एक्शन लेना है ताकि अप्रिय स्थिति में भी कम से कम नुकसान हो सके और स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। सिंघू बॉर्डर के पास का ये दृश्य है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। इधर दिल्ली पुलिस का जो राइट कंट्रोल दस्ता है वो है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और उसके दूसरी तरफ जब आप जाते हैं तो आपको सीआरपीएफ और सीआरपी के जो जवान हैं वो नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जा सके, इसको लेकर के लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है। किसान आंदोलन के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। सरकार बातचीत की पेशकश कर रही है। किसान नेताओं का क्या कुछ रुख होने वाला है, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। सिंघू बॉर्डर से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन, हुड़दंगियों के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली के शहीदी पार्क में प्रोटेस्ट कर रहे ये उन पुलिस वालों के परिजन हैं जिनके अपने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल में घायल हो गए थे। इनकी मांग है कि दिल्ली में हुए बवाल के लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर तथाकथित किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली में तांडव मचाया और पुलिसकर्मियों पर हमले किए, उसके विरोध में पुलिसकर्मी के परिवार के लोग आज दिल्ली के शहीदी पार्क में हैं। उनके परिजन आए हैं और काफ़ी गुस्से में सारे लोग हैं और उनका मांग है कि जिस तरीके से किसानों ने हमले किए, पुलिस पे जानलेवा हमले किए, धारदार हथियारों से हमले किए, जिस तरीके से पुलिस को मारा गया, पत्थर चलाए गए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। 26 जनवरी को ही हिंसा में करीब 400 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इनमें से कई पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मेरा नाम संदीप है, मैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में पोस्टिंग हूँ, डीसीपी नॉर्थ सर के पास ऑपरेटर हूँ। हम लाल किला पे गणतंत्र दिवस के अरेंजमेंट में थे। उसी दौरान वहाँ पे दोपहर के समय में 15-20 ट्रैक्टर्स शुरुआत में आए जिन्होंने बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद वो सीधा ज्ञानपथ के ऊपर जाके खड़े हो गए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर बाद भी इतनी भीड़ हो गई कि दोनों रोड और साथ साथ जितना भी लाल किले का प्रांगण था सारा बहुत पूरा भर चुका था। 26 जनवरी को दिल्ली के आईटीओ से लेकर लाल किला समेत कई इलाकों में उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया था, जिसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही। आईईडी के छर्रे, कार के टूटे शीशे और गुलाबी दुपट्टे का टेरर कनेक्शन। दिल्ली में दहशत के ये वो निशान है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को चकरा दिया है। इस बीच मौका वारदात से मिली एक चिट्ठी ने सबको चौंका दिया है। इस चिट्ठी में इजराइल से बदले का जिक्र है। इजराइल के राजदूत को संबोधित की गई इस चिट्ठी में लिखा गया है, ये ट्रेलर है, हम तुम्हारी जिंदगी को कभी भी कहीं भी खत्म कर सकते हैं। चिट्ठी में दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया, तो वहीं 2020 में ईरानी जनरल और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का जिक्र है। चिट्ठी में बदला लेने की भी बात है। अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है, कहीं इस हमले के पीछे ईरान का कनेक्शन तो नहीं। इस बीच ब्लास्ट की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके का मुआयना किया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी सैंपल लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में रह रहे ईरानी लोगों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। इजराइल इस घटना को आतंकी हमला मानकर इसके पीछे ईरान का हाथ होने का शक जता रहा है। Well, the investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt and all the diplomats and their families are safe. मौलाना अब्दुल कलाम रोड पर हर बंगले के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। तमाम बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले लोगों की कुंडली को खंगाला जा रहा है।
विस्फोट के स्थल की 3D मैपिंग करने के बाद अब स्पेशल सेल की टीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर जितने भी बंगले हैं वहां पर एक एक करके जा रही है, ताकि यहां पर जो CCTV फुटेज है उसका डंप डेटा निकाला जा सके, रिट्रीव किया जा सके, और साथ ही साथ इन बंगलों में और आसपास के इलाकों में सर्वेंट क्वार्टर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन लोग हैं और क्या पहले कोई मोमेंट हुआ था या नहीं, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध का कुछ सुराग मिला है। इस बीच जैश उल हिंद नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इजरायली दूतावास के पास धमाका होने के बाद उन तमाम जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है जहां पर इजरायली नागरिक या ज्यूस आते हैं, उनके ठहरने के स्थान जहां पर वो खाना खाते हैं या फिर उनका धार्मिक स्थल, जैसे कि ये खबाड़ हाउस है, ये पहाड़गंज में है और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है। साथ ही जो धार्मिक स्थल खबाड़ हाउस का एंट्री गेट है उस पर मेटल डिटेक्टर गेट भी लगाया गया है और दिल्ली पुलिस तमाम उन जगह पर लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रही है जहाँ पर इजरायली नागरिकों का आना जाना होता है। एक एक आतंकी के खात्मे का मिशन जारी है। कश्मीर में दहशतगर्दों की कब्र खोदी जा रही है। जन्नत को जख्म देने वालों को ढेर किया जा रहा है। पुलवामा में आतंक फैलाने का षड्यंत्र रचने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पुलवामा के लिलहर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम के ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों ने सरेंडर किया। उनके पास 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई। इससे पहले शुक्रवार को पुलवामा जिले के त्राल इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी मारे गए। आतंक के खिलाफ एक्शन का ही नतीजा है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में 225 आतंकियों को ढेर किया गया। इसमें 46 टॉप कमांडर्स भी मारे गए, जबकि 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकियों की भर्ती में तेजी आई। 2019 में 143 आतंकी भर्ती हुए, जबकि 2020 में 174 आतंकी भर्ती किए गए। इनमें से अभी सिर्फ 52 आतंकी एक्टिव हैं और जो बचे हुए आतंकी हैं उनका सुराग तलाशा जा रहा है और इनको भी एक ना एक दिन ढेर किया जाएगा। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में बगावत का सिलसिला जारी है। दिल्ली में टीएमसी के 4 नेता अमित शाह के आवास पर पहुंचे और अमित शाह के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें ममता सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी के अलावा वैशाली डालमिया, प्रवीर घोषाल और रतिन शामिल हैं। चारों नेता चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे। इनके साथ बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय भी मौजूद रहे। बाइक पर टीएमसी का झंडा और सड़क पर निकला काफिला। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वीरभूम की हैं। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। सैकड़ों की तादाद में टीएमसी के कार्यकर्ता बाइक पर झंडा लहराते हुए सड़क पर निकले। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी अपनी ताकत दिखा रही है, तो बीजेपी भी ममता को उन्हीं के घर में पटकनी देने की कोशिश में लगी है। अब बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु पश्चिम से सांसद तेजस्वी सूर्या पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना पहुंचे। उनके साथ सांसद सौमित्र खान भी थे। दोनों ने पहले दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के आगे मत्था टेका। हम सब का सपना जो है सोनार बांग्ला का सपना, उस सपना के प्रति हम सब श्रद्धा और क्षमता से काम करें। इसी प्रार्थना के साथ हम दक्षिणेश्वर में हमारा प्रार्थना किया है। इस संदर्भ में मेरे साथी माननीय सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान जी और सब हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मेरे साथ रहे थे। चुनावी साल में बंगाल में एक तरफ हिंसा का दौर नजर आ रहा है, तो हथियारों की साजिश भी सामने आ रही है। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 राइफल और 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। जयललिता की मूर्ति के आगे मत्था टेक कर आशीर्वाद लेते समर्थक। ये तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता का मंदिर है, जो उनके समर्थकों ने मदुरै में बनाया है। इस मंदिर में एक तरफ जयललिता की मूर्ति है, तो उनके बगल में उनके राजनीतिक गुरु एमजीआर की मूर्ति लगवाई गई है। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मदुरै के तलुपट्टी इलाके में
1.5 एकड़ जमीन पर 50 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में दोनों नेताओं की कांसे की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। तमिलनाडु की सियासत में इस मंदिर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और जयललिता के निधन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में AIDMK अम्मा के नाम पर एक बार फिर सियासी रण जीतने की कोशिश में लगी हुई है। ये गाड़ी इंदौर नगर निगम की है। इसमें से बुजुर्गों को एक एक करके नीचे उतारा जा रहा है। ये सब के सब चलने फिरने से लाचार है। यहाँ पर शासन ने क्या करा है, गरीबों को इंदौर से लाके बेचारे जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनको यहाँ शिप्रा में लाके छोड़ दिया है। कोई सड़क पर पड़ा हुआ है तो कुछ लोगों को हाईवे किनारे खाली जमीन पर छोड़ दिया गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी आसपास के कुछ लोग जुटने लगते हैं और फिर जो राज खुलता है उससे स्वच्छता अभियान में लगातार बाजी मार रहे इंदौर नगर निगम की शर्मनाक हरकत बेपर्दा हो जाती है। नगर निगम की गाड़ी ये फेंकना है, ये भैया शिवराम में लाके छोड़ रहे फेंक रहे थे, गाँव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है 3 भैया, ये भैया अंदर। अम्मा को बैठाओ यार, उठाओ उठाओ उनको, सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। क्या आदेश है भैया, क्या आदेश है? कुछ हम लोग तो कर्मचारी हमारा कुछ 181 भी लगे तो गाड़ी नंबर वगैरह, गाड़ी नंबर आपको सब सारी चीजें सब यही है। इस मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। विपक्षी नेता निगम और शिवराज सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाने लगे तो इसकी आंच भोपाल तक भी पहुंची, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा वृद्धजनों के साथ अमानवीय व्यवहार के संबंध में मुझे जानकारी मिली। इस मामले में जिम्मेदार नगर निगम उपायुक्त सहित 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और कलेक्टर इंदौर को बुजुर्गों की समुचित देखभाल करने का निर्देश दिया है। इंदौर नगर निगम स्वच्छता मिशन और कूड़े को इस्तेमाल करने लायक बनाने के अभियान में अव्वल आता रहा है, लेकिन इस हरकत ने इंदौर नगर निगम की साख पर बट्टा लगा दिया है। एक हादसा जिसने छीन ली 10 जिंदगियां। यूपी के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब गलत तरफ से आ रही मिनी बस एक DCM से टकराने के बाद एक ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया और सड़क पर चीख पुकार मच गई। हादसे के शिकार लोगों को बचाने के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सुपरफास्ट रॉन्ग साइड में जा रही थी, पहले DCM में टकराई, उसके बाद में DCM ट्रक में टकराई, जिससे कि ट्रक भी पलट गया और ये जितने भी डैमेज हुए हैं, जितने लोग मरे हैं, 15-20 आदमी हैं, ये सब उसी की वजह से। हादसे में मरने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जर्मनी की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फबारी कैसी मुसीबत बन गई है। घरों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, पेड़ों पर सर्दी ने ऐसा सितम किया कि उनका रंग ही बदल गया। बर्फबारी के चलते सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। जमीन पर काफी बर्फ जमा है तो यहाँ सब कुछ बर्फ में ढक चुका है। बर्फबारी के बाद कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटेन का भी है, जहाँ पर तापमान -डिग्री में पहुँच गया और लोग ठंड के आगे पूरी तरह से नतमस्तक दिखाई दिए। गाड़ियों के ऊपर कई फीट बर्फ जमा हो गई। हालांकि बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे खिल गए और बच्चे इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। अमेरिका में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड का आलम यह है कि फव्वारों से निकलने वाला पानी भी जम चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी लोगों को ठंड से इसी तरह से मुकाबला करना होगा। ये तस्वीरें जापान से सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार से बर्फबारी हो रही है। राजधानी टोक्यो के आसपास के इलाकों में हैवी स्नोफॉल के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं सड़कों पर जमा हो चुकी बर्फ को लगातार हटाने का काम जारी है।